हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। पार्ट वन में हमने जितना पढ़ा था उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे और जो श्रीलंका में मेजोटेरियनिज्म हुआ उसको समझने का प्रयास करेंगे एकदम अच्छे से, और कैसे शिमला भाषी लोगों को बेनिफिट्स मिला गवर्नमेंट की तरफ से, इनको भी एक अच्छे से समझेंगे, और कैसे सिविल वॉर हुआ इनको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिएगा। नन और पर्सनलाइज पर नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक ना। तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से वीडियो देख सकें और पढ़ सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए जो है वो है मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देखिए मेजोटेरियनिज्म होता क्या है, नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है मेजोटेरियनिज्म का, आपको दिख रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है मेजोटेरियनिज्म अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। आप आसान भाषा में आप यही हम इसे मतलब फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक ना। तो इसे हम फुल स्क्रीन मोड कर देते हैं। देखिए आप आसान भाषा में समझिए कि मेजोटेरियनिज्म होता क्या है। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीफ जिससे जो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, एक ऐसा विश्वास जो कि मानता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक है, उनको कंट्री को रूल करना चाहिए। कंट्री पे जो रूल करेगा वो कौन करेगा? मेजोरिटी कम्युनिटी। और जिस तरीके से वो चाहते हैं कंट्री को रूल करना, जिस जिस तरीके से वो चाहते हैं कंट्री पर शासन करना, उस तरीके से कर सके। और जो माइनॉरिटी है उनका जो इच्छा और ज़रूरत है उनको डिसरिगार्ड, मतलब उनको अमानना, उनका जो विशेष है और नीड्स है, उनकी ज़रूरत और उनकी जो इच्छा है उनको डिसरिगार्ड कर, उनका अवमानना कर, कंट्री में जिस तरीके से वो रूल करना चाहते हैं वो कर सके। जो ये विश्वास है इसी को हम क्या कहते हैं? मेजोटेरियनिज्म। तो आपको आसान भाषा में समझ आ गया कि मेजोटेरियनिज्म आखिर होता क्या है। तो मेजोटेरियनिज्म समझ गए कि एक ऐसा विश्वास जिससे मतलब ये जो कि ये बताता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसे ही क्या देश में शासन करना चाहिए, रूल करना चाहिए, और जो भी माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनके ज़रूरत और जो विशेष है उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर मन करे तो रखे, नहीं मन करे तो नहीं रखे। तो यही क्या है? एक बहुसंख्यकवाद, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। हम आगे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ टॉपिक्स। देखिए श्रीलंका में मेजोटेरियनिज्म हुआ, बहुसंख्यक के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे बहुसंख्यक लोग जो थे, जो सिंहला भाषी थे, वहाँ पे देखिए बहुसंख्यक के बाद क्या हुआ, इनका एक और मीनिंग हो सकता है, जो बहुसंख्यक के फेवर में जो बोला, जो बहुसंख्यक के फेवर में जो भी काम किया गया, एक अच्छा काम किया गया, उनके फेवर में काम किया गया, वही क्या हो गया? बहुसंख्यक के बाद। ये भी हो सकता है ही। तो श्रीलंका में क्या हुआ, जो सिंहला भाषी लोग थे उन्हें क्या मिला? एजुकेशन में फ़ायदा मिला, और पॉलिटिकल चीज़ में फ़ायदा मिला, बहुत सारे चीज़ों में उनको क्या मिला? फ़ायदा मिला। तमिल जो सिंहला भाषा है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया गया। तो हम आगे समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो मेजोटेरियनिज्म हुआ श्रीलंका में, बहुसंख्यकवाद, वो कैसे हुआ। हम आज इसी वीडियो में ये अच्छे से समझेंगे। तो हम अब कुछ आपको क्ल्यू मतलब दे रहे हैं कि क्या मतलब कैसे हुआ मेजोटेरियनिज्म होता है और क्या होता है। तो आपको समझ आएगा कि मेजोटेरियनिज्म होता क्या है। बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक के जो फेवर में कोई भी चीज़ लिया जाता है वो क्या हो गया? बहुसंख्यकवाद। और माइनॉरिटी का इसमें ख्याल नहीं किया जाता है, तो यही हो गया बहुसंख्यकवाद। मन करे तो हम अल्पसंख्यक का ख्याल रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो यही क्या हो गया? मेजोटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में यही हुआ, बहुसंख्यक का ध्यान रखा गया, माइनॉरिटी जो थे, जो तमिल, उनका ध्यान नहीं रखा गया। आप हाल के दिनों में देखते होंगे समाचार में, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कि कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है भाषा के आधार पे। वहाँ पे जानते होंगे तमिलों को मतलब तमिल लोगों के साथ वायलेंस होता है, बराबर सुनते होंगे कि वायलेंस होते रहता है श्रीलंका में। तो हम यही जानेंगे कि जो मेजोटेरियनिज्म हुआ श्रीलंका में वो कैसे काम किया। देखिए जो लिखा हुआ है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। लिखे वहाँ लिखा हुआ है श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। मतलब एक कंट्री के रूप में कब आया श्रीलंका? 1948 में। मतलब श्रीलंका भी क्या था?
गुलाम था, ठीक है ना। तो 1948 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अब जो सिन्हला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, जो सिन्हली भाषा जो है श्रीलंका का, जो 74% लोग बोलते हैं, उनका जो लीडर्स है वो चाहते थे कि गवर्नमेंट पर उनका शासन हो। क्या हो, गवर्नमेंट जो सरकार है, श्रीलंका का जो सरकार था उस पर किसका शासन हो, उस पर कम्युनिटी जो सिन्हला कम्युनिटी है उनका शासन हो, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। सिन्हला भाषी जो लोग हैं वो मेजोरिटी में है, तो उनका जो लीडर्स यही चाहते थे कि जो सिन्हला भाषा लोग हैं उनका डोमिनेंस रहे गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब उन्हीं का शासन रहे गवर्नमेंट के ऊपर। जो जो सिन्हला भाषी लोग कहेंगे वही गवर्नमेंट काम करेगी, ऐसा चाहते थे कौन, सिन्हला भाषी के लीडर्स नेता लोग, ठीक ना। कि सरकार पे किसका शासन बने रहे, सिन्हला भाषी लोगों का, तो क्योंकि वो मेजोरिटी में थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मैजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। देखिए, और इसका परिणाम यही हुआ, जो लोकतांत्रिक रूप से चुना गया सरकार ने क्या किया, एक मैजोरिटेरियन में स्टेप ले लिए। एक सीरीज मतलब क्या हुआ, ग्रुप, मतलब एक स्टेप नहीं, बहुत सारा स्टेप और मेजर्स कदम लिए, जिससे कि सिन्हला सुप्रीमेसी है वह देश में स्थापित हो जाए। सुप्रीमेसी समझते हैं ना, मतलब सुप्रीमेसी करने का मतलब उसका प्रधानता, मतलब उस देश में उसी का चलेगा सुप्रीमेसी। जैसे कि अभी हमारे देश में सुनते होंगे कि हिंदू सुप्रीमेसी मतलब चल रहा है, तो सिन्हला सुप्रीमेसी का मतलब ही वही हुआ कि सिन्हला लोगों का सुप्रीमेसी होगा, उन्हीं का मतलब चलेगा देश में। तो जो लोकतांत्रिक रूप से जो चुना गया सरकार था श्रीलंका में, उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए, और सीरीज ऑफ मैजोरिटेरियन मेजर्स, मतलब मेजोरिटी के फेवर में, मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उनके फेवर में क्या लिए, स्टेप लिए, निर्णय लिए। तो एक निर्णय नहीं लिए, बहुत सारा निर्णय लिए, इसलिए लिखा हुआ है ए सीरीज ऑफ मैजोरिटेरियन मेजर्स, मतलब एक ही स्टेप नहीं लिए, बहुत सारा स्टेप लिए, इसीलिए लिखा हुआ है सीरीज, ठीक है ना। तो ताकि क्या हो सके, सिन्हला सुप्रीमेसी क्या हो सके, लागू हो सके। जो सिन्हली भाषा के लोग उनका सुप्रीमेसी, उनका जो विचारधारा आइडियोलॉजी पूरे देश में स्थापित हो सके। तो देखिए कैसे हुआ, देखिए कौन कौन से स्टेप लिए गए। देखिए 1956 में एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत ये हो गया कि सिन्हला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और थस डिसरिगार्डिंग तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, और जो सिन्हली भाषी लोग हैं, जो भाषा है, उनको दर्जा दिया गया क्या चीज़ का, ऑफिशियल लैंग्वेज का। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया किसको, सिन्हला को, और तमिल को नहीं दिया गया। तो ये कब हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया। तो ये एक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मैजोरिटेरियनिज्म स्थापित हुआ श्रीलंका में, उसके बारे में यदि लिखने की बोल दिया 2, 3, 4 या 5 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो लिखेंगे पॉइंट्स यही लिखेंगे, एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सिन्हला क्या हो गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया श्रीलंका का, और तमिल नहीं बन पाया। तो देखिए, तो आप समझ रहे हैं ना, तो मैजोरिटेरियनिज्म हो रहा है, मतलब बहुसंख्या के फेवर में। बहुसंख्या कौन है, सिन्हला, और ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया, सिन्हला को बनाया गया। तो अब देखें ना कि कैसे बहुसंख्या के बाद हो रहा है, मतलब बहुसंख्यक के फेवर में स्टेप लिए जा रहे हैं। तो यही है बहुसंख्या के बाद, आपको समझिए ध्यान से, यही है बहुसंख्या के बाद, बहुसंख्यक के फेवर में कुछ निर्णय लिया गया, यही तो हो गया बहुसंख्या के बाद, इसे यही तो कहते हैं। और जो ज़रूरत है, जो इच्छा है माइनॉरिटी का, उनका ख्याल नहीं रखना। तो पढ़ा में यही ना हो रहा है, जो तमिल है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, और सिन्हला को दिया गया, मतलब जो माइनॉरिटी का उनका 20 को ध्यान नहीं रखा गया, और मेजोरिटी के फेवर में निर्णय लिया गया। तो यही तो है मैजोरिटेरियनिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट पे भी लिख देंगे, और क्वेश्चन आ जाएगा तो कि कैसे मैजोरिटेरियनिज्म स्थापित हुआ श्रीलंका में, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि सिन्हला सुप्रीमेसी कैसे देश में लागू हुआ, श्रीलंका में कैसे लागू हुआ, तब लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। यदि 3 नंबर में आता है 3 पॉइंट लिखिए, 5 नंबर में आता है तो 5 लिखिए, 3 पॉइंट लेकिन बड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक ना। तो 1956 में एक एक्ट आया, आप समझिएगा, जिसके तहत सिन्हला को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, और तमिल को नहीं दिया गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्रिफरेंशियल पॉलिसी को अपनाया। प्रिफरेंशियल पॉलिसी का मतलब जो कुछ खास वर्ग के लोग को प्रीफर करे। तो यहाँ पे किसको सरकार प्रीफर कर रही थी, सिन्हला भाषी लोगों को। तो यही तो लिखा हुआ, दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो जो सरकार थी वह प्रिफरेंशियल पॉलिसी लाई, जो सिर्फ सिन्हला भाषा लोगों को फेवर करती थी यूनिवर्सिटी पोजीशन में
या गवर्नमेंट जॉब में, जो गवर्नमेंट नौकरी होता है उसमें ज़्यादा फेवर किसको हो रहा, जब जॉब जॉब किसको हो रहा था, सिंहला भाषा लोगों को। जो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होता है वो किनको मिल रहे थे, सिंहली भाषी लोगों को ही मिल रहे थे। एक नया संविधान स्टिपुलेटेड किया गया जिसके तहत ये मतलब इसमें बताया गया कि जो सरकार है, स्टेट है, वह जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, उसको सुरक्षा देगी और उसको बढ़ावा देगी। एक नया लिखा हुआ है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट विल शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। मतलब एक नया संविधान क्या किया गया, स्टिपुलेटेड किया गया, मतलब निर्धारित किया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि सरकार जो है वह बुद्धिज्म को, जो बौद्ध धर्म है, उसको सुरक्षा देगी और उसका बढ़ावा देगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा है। देखिए पहला में क्या हुआ, सिंहला भाषा को दिया गया दर्जा ऑफिशियल लैंग्वेज का। दूसरा में क्या हुआ, सिंहला भाषा लोगों को ही यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या किया गया, फेवर किया गया, उन्हीं को मतलब ज़्यादा फेवर किया गया। और तीसरा में देख सकते हैं कि सरकार जो है वह एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके तहत बुद्धिज्म को सरकार क्या करेगी, सुरक्षा देगी और उसको बढ़ावा देगी। तो तीनों में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा है, बहुसंख्यकवाद हो रहा है, मतलब बहुसंख्यक लोगों का ही ध्यान रखा जा रहा है। इसमें तीनों में कहीं माइनॉरिटी का बात है या माइनॉरिटी का जो विषय इच्छा है उसमें थोड़ा सा भी ख्याल रखा गया, तीनों स्टेप में नहीं ना रखा गया। तीनों में क्या रखा गया, समझ आ गया कि श्रीलंका में कैसे मेजोरिटेरियन जो नियम है वो कैसे एस्टेब्लिश किया गया, कैसे लागू किया गया। क्योंकि देखिए 1956 में एक्ट पारित हुआ कि जो जिसके तहत श्रीलंका जो सिंहला भाषा है वो क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया। दूसरा में देखिए सिंहली भाषी जो लोग थे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब में उनको हिस्सा मिलने लगा, पोजीशन मिलने लगा। और एक नया संविधान निर्धारित किया गया जिसके तहत सरकार जो है वो बौद्ध धर्म को सुरक्षा देगी और उसका बढ़ावा देगी। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर दो में तो सिंहला भाषा आया, तीसरा में बुद्धिज्म क्यों आया? तो ये तो मेजोरिटी कम्युनिटी का मतलब या तो मेजोरिटेरिज्म तो नहीं है, क्योंकि दो में तो सिंहला आया, तीसरा में तो जो स्टेप है उसमें तो बुद्धिज्म है। तो भाई हमने पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि अधिकतर जो सिंहली भाषी लोग हैं वो कौन है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपको समझ आ गया। यदि आप 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि कैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म लागू हुआ, तो आप लिख सकते हैं 3 स्टेप है। एक जो स्टेप था ऑफिशियल लैंग्वेज और जो यूनिवर्सिटी पोजीशन वाला और गवर्नमेंट और एक बुद्धिज्म वाला, ठीक है। तो आप ये 3 वाला में 3 पॉइंट डाल के आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, आंसर का फ्रेमिंग कर सकते हैं और अच्छे से 5 नंबर ला सकते हैं। इससे आसान भाषा में आपको कोई समझा सकता है, भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इससे अच्छा कोई आसान भाषा में कोई समझा सकता है कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, बहुसंख्यक के ही फेवर में कोई स्टेप लेना और माइनॉरिटी का जो बीच से जरूरत है उनको ध्यान नहीं रखना, यही कहलाता है बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में यही तो हुआ। तीनों में स्टेप देखिए, तीनों में थोड़ा सा भी क्या जो तमिल लोग हैं उनका ख्याल रखा गया नहीं ना, तो हो गया बहुसंख्यकवाद। तो आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो कि आप कौन सा स्टेप है जिसके तहत जो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म स्थापित किया गया, ठीक ना। अब आगे देखिए लिखा हुआ है ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल्स। एक के बाद एक जो सरकार जितने भी स्टेप लाए, जो कदम लाए, देखिए बुक में दिया हुआ 3 लेकिन बहुत सारे स्टेप लाए, कदम उठाए जिसके तहत क्या हो, सिंहली भाषा लोग या बौद्ध धर्म वाले लोगों को क्या मिला, छूट मिली, उनको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, हर चीज़ का फायदा मिला। तो जितने भी ये गवर्नमेंट से सरकार एक स्टेप लाते रहे, मतलब एक के बाद एक स्टेप लेती गई, इससे क्या हुआ कि जो भावना है श्रीलंकन तमिल्स के बीच, जो भावना था फीलिंग ऑफ एलियनेशन, वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब एलियनेशन का फीलिंग मतलब समझते हैं ना, मतलब कि अकेलापन या मतलब किस चीज़ का न मिलना, तो ये क्या होगा, इसका भाव बढ़ गया श्रीलंकन तमिल के बीच, क्योंकि इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा था तमिल का। तो थोड़ा सा भी देखे, तमिल भाषा जो लोग थे उनको 3 जो बुक में स्टेप दिए हुए हैं, जो मेजर्स लिए गए सरकार के द्वारा, इनमें थोड़ा सा भी पोजीशन दिया गया कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, जो फीलिंग था एलियनेशन का वो क्या बढ़ गया श्रीलंकन तमिल के बीच, क्योंकि इनके लगने लगा कि नहीं सरकार हमें क्या कर रही है, हमें ध्यान नहीं दे रही है, ये हम पे ध्यान नहीं दे रही है और न हमारे फेवर में कुछ कानून या स्टेप ले रही है। तो उन्होंने एक चीज़ महसूस किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बुद्धिस्ट सिंहला लीडर के द्वारा, जो कि देखिए जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थे
जो राजनीतिक पार्टी जो मेजर थे मुख्य, वो किसके द्वारा चलाए जा रहे थे? वो चलाए जा रहे थे बुद्धिस्ट सिनला लीडर्स के द्वारा। जो बुद्धिस्ट सिनला थे, जो बौद्ध धर्म को भी मानते थे और सिनला भाषा को भी मानते थे, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था जो पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी थे। तो जो श्रीलंकन तमिल्स या कह सकते हैं जो दोनों तमिल्स, इंडियंस भी श्रीलंकन, ये महसूस करने लगे। तो देखिए इंडियन तमिल तो इंडिया के ही है, मतलब उनका पूर्वज तो इंडियंस था, तो उनको सिर्फ रहने के लिए जगह मिल रहा है, वही बड़ी बात है। क्योंकि श्रीलंकन तमिल तो श्रीलंका के हैं, तो वो तो भाई अपना राइट्स को तो मांगेंगे ही। अब इंडियन तमिल तो खैर उनका पूर्वज भले ही इंडियन पूर्वज तो इंडिया का ही है, तो मतलब पूरी तरह से तो वो श्रीलंकन तो नहीं हुए, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल से जो श्रीलंका के ही हैं, तो वो तो अपना अधिकार मांगेंगे ही ना। तो इसीलिए जो फीलिंग था एलिनेशन का, वो श्रीलंकन तमिल्स के भी ज़्यादा बढ़ा और उनको लगने लगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके भाषा और कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, उनके प्रति सेंसिटिव नहीं है, थोड़ा सा भी उनका ध्यान नहीं रख रही है। जाहिर सी बात देखें कि आप सिंहला भाषा को थोड़ा सा ही मतलब सेंसिटिव नहीं थी कोई भी पार्टी। सरकार भी जो भी स्टेप ले रही थी वो गलती बोलती हैं, जो तमिल भाषा के प्रति जो भी स्टेप है कुछ सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, सभी किन के द्वारा लिया गया? वो लिया गया सिंहला भाषा के प्रति। तो यही सोचने लगे कौन? श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल से वो उनको एक बात महसूस होने लगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि किनके द्वारा चलाए जा रहे थे, बुद्धिस्ट सिंहला के द्वारा, उनको ये लगने लगा कि वो जो तमिल जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उनके प्रति क्या है? सेंसिटिव नहीं है। उनको ये महसूस होने लगा श्रीलंकन तमिल्स को। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि जो संविधान है, संविधान और सरकार जो है वह उनको बराबर का जो राइट है, बराबर का पॉलिटिकल राइट्स, जो बराबर का जो राजनीतिक अधिकार है, उनको छीन रही है, उनसे प्रतिबंधित कर रही है। मतलब जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो वहाँ की सरकार है, श्रीलंका की सरकार है, ये ऐसा महसूस होने लगा किसको? श्रीलंकन तमिल्स को, कि उनके राइट्स को क्या कर रही है? डिनाई कर रही है, उनके राइट्स को छीन रही है और हमारे साथ क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है। उन्हें जॉब दिलाने में और कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उन्हें पाने में या कोई भी जॉब लेने में, और उनके इंटरेस्ट को क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है। कौन? श्रीलंका के तमिल्स। तो उनको महसूस होने लगा किनको? श्रीलंकन तमिल्स को, कि सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स का ध्यान नहीं रख रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है जॉब्स लेने में या दूसरे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में या उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने में। तो ऐसा हुआ। तो एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ? अब देखिए, चूँकि सिंहला भाषा और तमिल भाषा, चूँकि फेवर किसका किया जा रहा है? सिंहला भाषा को ही। तो जाहिर सी बात है टेंशन जो एक मतलब होता है ना, टेंशन और गैप दो कम्युनिटी के बीच, वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एक का ख्याल रखा जा रहा है, दूसरे का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना, डेमोक्रेसी में सबका ख्याल रखा जाता है। तो एज ए इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम यही हुआ, जो सिंहला भाषा, सिंहली जो भाषा बोलते थे और तमिल भाषा जो बोलते थे, उनके बीच क्या हुआ? जो रिलेशन था वो बिगड़ता चला गया, जो संबंध था वो बिगड़ता चला गया। और क्या हुआ? जो श्रीलंकन तमिल है उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई। कौन? श्रीलंकन तमिल्स। और स्ट्रगल्स किए, संघर्ष किए एक नए देश के लिए, देश के तो लिए किए ही, और इसलिए भी ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। श्रीलंकन तमिल जो थे वो पार्टीज बनाए, स्ट्रगल किए, ताकि जिससे तमिल जो भाषा है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले, मतलब कुछ रीजनल क्षेत्रीय छूट होते हैं उन्हें मिले, और जो एजुकेशन है, जॉब्स में उनको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक ना, बराबर क्या मिले? अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और जॉब्स में। लेकिन उनका डिमांड था कि हमें छूट दिया जाए सरकार के द्वारा, ये इनका ध्यान नहीं रखा गया, इनका ध्यान सरकार के द्वारा नहीं रखा गया। तो बाय 1980 मतलब 1980 के दशक तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज वेर फाउंड, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीतिक जो संगठन होते हैं वो बनाए गए,
और जो कि डिमांड किस चीज़ का डिमांड कर रही थी, एक इंडिपेंडेंट तलीम इलम इलम का जो होता है वो उसे स्टेट कहते हैं इंग्लिश में, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। हम जानते हैं कि श्रीलंकन तमिल कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, हम देखे थे पिछले वीडियो में कि जो कहाँ थे, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द श्रीलंका, जो श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भाग है वहीं ज़्यादा संख्या में श्रीलंकन तमिल। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन बनाए गए जो क्या चीज़ का डिमांड कर रही थी, एक इंडिपेंडेंट एक अलग स्टेट की मांग कर रही थी। कहाँ पे, उत्तर और पूर्वी भाग में श्रीलंका के, क्योंकि वहीं पे ही श्रीलंका तमिल है तो वही ना मांग करेंगे, उसी देश का ना, वहीं से देश बनाएंगे। तो अब ऐसा हुआ या नहीं, आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू बाय डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट। ये जो दो कम्युनिटीज थी, दो समुदाय थे, एक कौन के थे, एक सिंहला भाषी और एक तमिल भाषी, दोनों के बीच जो अविश्वास था वो जल्द ही किसमें परिवर्तन हो गया, एक बाय डिस्प्यूट, बड़े पैमाने पे विवाद में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, बदल गया। मतलब अभी तक तो क्या था, अविश्वास था, मतलब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये क्या हो गया, एक कन्फ्लिक्ट में बदल गया। और ये कन्फ्लिक्ट किसमें बदल गया, सिविल वॉर। मतलब इस अविश्वास के कारण दोनों की, अब देखिए सिंहला भाषा के ही को ही फेवर किया जा रहा था, इससे क्या हो गया, तमिल को तो लगने लगा फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मतलब उनको कि हमें ध्यान नहीं रख रही है हमारी सरकार हमारे इंटरेस्ट को, तो उससे क्या होने लगा, इससे क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये कन्फ्लिक्ट से क्या हो गया, जल्द ही सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर समझते हैं ना, गृह युद्ध हो गया। मतलब श्रीलंका गृह युद्ध क्या मतलब, क्या जो घर खुद के देश में हो जाए युद्ध, वही क्या हो गया, वही तो सिविल वॉर होता है। हम अब सिविल वॉर का डेफिनेशन हो सकता है कुछ बड़ा, देखिए नीचे दिया हुआ सिविल वॉर का डेफिनेशन, देखिए यहाँ पे सिविल वॉर का डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है, देखिए, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन द कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। जो अलग अलग ग्रुप होते हैं देश में, चाहे वो बात कीजिए सोशल ग्रुप कर सकते हैं या रिलीजियस ग्रुप, तो इनके बीच जो झगड़ा होता है वही क्या होता है, सिविल वॉर, एक कंट्री के तहत। तो अविश्वास था जो दोनों कम्युनिटी के बीच, ये इससे क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, विवाद पैदा हो गया, और इससे क्या हो गया, श्रीलंका में एक सिविल वॉर हो गया, एक सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया। अब देखिए इनके परिणाम से, इस गृह युद्ध के परिणाम का रिजल्ट क्या हुआ कि हजारों लोग ये तो बुक में सिर्फ लिखा हुआ हजारों लोग, लाखों लोग मरे इस सिविल वॉर के कारण। दोनों कम्युनिटी की, इन्हें कि सिर्फ तमिल के लिए लोग ही मरे, तमिल भाषी लोग मरे ही, सिंहला भाषी भी लोग मरे, दोनों तरफ से लोग मरे। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि कंट्री को छोड़ देने के लिए और रिफ्यूजी के रूप में रहने के लिए। कई ने अपने घर, कई ने अपने मतलब जीवन छोड़ दिए, मतलब अपना लाइवलीहुड अपना लॉस्ट कर दिया। तो आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप जानेंगे कि श्रीलंका जो है उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, एक्सीलेंट था। लेकिन ये सिविल वॉर के कारण क्या हो गया, जो डेवलपमेंट था, एजुकेशन का डेवलपमेंट था, हेल्थ डेवलपमेंट था, वो तो सब का सब क्या हो गया, चौपट हो गया। ये द सिविल वॉर हैज़ कॉस्ट अ टेरिबल सेटबैक टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इस सिविल वॉर के कारण क्या हुआ, सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ पूरी तरह से कंट्री का, श्रीलंका का बर्बाद हो गया। सोशल समझ ही रहे हैं, एक तो सोशल सामाजिक जो दोनों भाषी लोग हैं उनके बीच डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, तो ये तो सोशल हो गया। कल्चर बेकार हो गया, इकोनॉमिक लाइफ समझ ही गए, पूरी तरह से डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ डेवलपमेंट जो भी हुआ था सब के सब क्या हो गए, ये सिविल वॉर के कारण बर्बाद हो गए। और ये सिविल वॉर कब खत्म हुआ, 2009, मतलब आज 2021 है, तो 12 साल लगभग हो गए हैं। तो 12 साल पहले श्रीलंका कैसा होगा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप। तो 2009 में क्या हुआ, सिविल वॉर खत्म हुआ। 2009 में सिविल वॉर क्या हुआ, खत्म हुआ। सोचिए 1956 में जो एक्ट पारित हुआ वहाँ से लेके 2009 तक, तो कितना जो है सिविल वॉर हुआ, और इसे श्रीलंका को तो नुकसान उठाना ही पड़ा। तो आप यहाँ से चीज़ समझ रहे हैं कि यदि पावर शेयर नहीं कीजिएगा, आगे भी समझेंगे हम, आगे भी समझेंगे। अब देखिए बेल्जियम में भी था, श्रीलंका में अगर दो भाषा लोग थे तो उनके बीच झगड़ा हुआ, सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, जिनके कारण श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लुट गया समझिए। तो वो तो मतलब बेल्जियम में भी था, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी और डच भाषी। ब्रसल्स में तो गजब ही था, जो मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी में थे, जो डच जो कि मेजोरिटी में थे कंट्री में, वो माइनॉरिटी थे। कहाँ पे, ब्रसल्स में, कैपिटल सिटी में। जैसे कि दिल्ली हमारी राजधानी है भारत की, वैसे ही ब्रसल क्या है, बेल्जियम की राजधानी है, जानते ही होंगे। तो लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, बेल्जियम में गृह युद्ध जो है वो नहीं हुआ। छोटे मोटे छिटपुट वायलेंस हर जगह होते हैं, छोटे मोटे होते ही रहते हैं, लेकिन उतना बड़ा पैमाने पर बेल्जियम में नहीं हुआ। तो बेल्जियम ने ऐसा क्या किया
बेल्जियम ने ऐसा क्या किया जिससे वहाँ पे हिंसा नहीं हुआ। वहाँ के जो दो समुदाय थे मुख्य रूप से, वो कौन थे, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, उनके बीच हिंसा जो दंगा होता है राइट्स वो नहीं हुआ और श्रीलंका में हो गए, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है श्रीलंका की वो खुद सिन्हला भाषा लोगों को फेवर किए, उन्हीं के फेवर में कानून लाए, उन्हीं के फेवर में देखें कि सिन्हला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। जो सरकार है वो बौद्ध धर्म को क्या करेगी, सुरक्षा देगी, उसका बढ़ावा देगी। तो वहाँ श्रीलंका की जो सरकार थी वो खुद सिन्हला भाषा को क्या किया, प्रमोट किया, सिन्हली भाषी लोगों को क्या किए, मतलब फेवर में बोले और थोड़ा सा भी माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखे। इसी कारण क्या हो गया, सिविल वॉर हुआ, देश श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब देखिए, लेकिन बेल्जियम में नहीं हुआ। बेल्जियम में भी तो था एथनिक कंपोजिशन, तरह तरह के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, लेकिन वहाँ नहीं हुआ हिंसा, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेट हुआ। श्रीलंका में एकोमोडेट नहीं हो पाया, जिस कारण वहाँ सिविल वॉर हो गया। लेकिन बेल्जियम ने ये समझ लिया कि अनेकता में ही एकता होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जिस कारण से आज बेल्जियम डेवलप्ड है, आज काफ़ी मतलब डेवलप है। उसका जो ब्रसल्स है वो काफ़ी अच्छा सिटी है, डेवलप सिटी है, और बेल्जियम काफ़ी एक शांति प्रिय देश है। डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद एक शांति प्रिय देश है। कौन? बेल्जियम। और श्रीलंका भी डाइवर्स कंट्री है, एक विविधता वाला देश है, लेकिन वो शांति प्रिय देश नहीं मतलब रह पाया, क्योंकि वहाँ की सरकार ने खुद ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिससे दोनों समुदाय को फायदा हो। लेकिन बेल्जियम में सरकार, जो बेल्जियम की सरकार थी, वो ऐसा समझ गई कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इन्हें दोनों भाषा के लोगों का इंटरेस्ट का ख्याल रखना होगा। तो दोनों का यहाँ पे ख्याल रखा गया, जिससे बेल्जियम में हिंसा दंगा जो है हुआ नहीं फैला। तो आगे के हम जो कल के वीडियो में यही समझेंगे कि बेल्जियम में ऐसा क्या किया गया जिससे वहाँ पे हिंसा दंगा नहीं हुआ। श्रीलंका में तो आप समझिएगा क्यों हुआ, क्योंकि समझिएगा सरकार खुद यहाँ पे ऐसा काम किया। 2009 में सिविल वॉर खत्म हुआ, तो क्या आपको समझ आ गया होगा कि सिविल वॉर से कितना देश को नुकसान हुआ, श्रीलंका को कैसा नुकसान हुआ, और बेल्जियम को वो नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे सरकार ऐसा काम ही नहीं की। तो कल के वीडियो में हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे कि कैसा क्या काम की जिससे वहाँ पे हिंसा नहीं हुआ। तो कल के वीडियो में हम यही समझेंगे, ठीक ना। तो आज का वीडियो तो आप समझ ही गए, श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। तो आज देख लीजिए, आज काफ़ी मतलब श्रीलंका पीछे हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप था, कह सकते हैं कि इंडिया से भी ज़्यादा डेवलप था। लेकिन इस सिविल वॉर के कारण, इस गृह युद्ध के कारण, सरकार के फेवर्ड स्टेप के कारण, एक खास जो अच्छी होते हैं समुदाय, उनको फेवर करने के चलते आज श्रीलंका लगभग बर्बाद हो गया। तो यही कहा था पावर शेयरिंग। पावर का बंटवारा सिर्फ एक हाथ में नहीं किया जाना चाहिए, हर कम्युनिटी, हर सरकार के ऑर्गन को दिया जाना चाहिए। श्रीलंका में क्या हुआ कि सिर्फ सिन्हला भाषा के लोगों को ही सिर्फ पावर दिया गया, जिसके कारण अगले जो समुदाय थे, जो तमिल भाषा जो थे, वो नाराज हो गए, जिनसे क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हो गया। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं होता है, हम कल समझेंगे। वहाँ पे पावर सबको दिया जाता है, जो डच भाषी लोग हैं उनको भी, और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनको भी, दोनों को पावर दिया जाता है। तो यही होता है पावर शेयरिंग, पावर का बंटवारा। श्रीलंका में पावर का बंटवारा नहीं हुआ, यह पावर सिर्फ सिन्हला भाषा लोगों के ही हाथ में था, उन्हीं के पास था, तमिल लोगों के पास नहीं था। तो क्या हो गया, इससे हिंसा हुआ, दंगा हुआ, देश बर्बाद हो गया श्रीलंका। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, पावर सबको दिया गया, जिस कारण से आज डेवलप है बेल्जियम। आज बहुत शांति प्रिय देशों के लिस्ट में बेल्जियम आता है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करें, और क्योंकि ये क्लास 10 सीबीएसई का सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये सीरीज में आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक तो बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे भाई पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए और चाहते हैं कि सोशल स्टडी का प्रिपरेशन आप हमारे साथ करें डे बाय डे, तो आप सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स यू।